हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो पहली वीडियो में हमने काफ़ी कुछ चैप्टर में पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में हम आगे के चैप्टर को समझेंगे। तो आइए समझते हैं अपने आगे चैप्टर को। ये सब हम कवर कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में सब कुछ हमने ये पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हमें यहां से पढ़ना है व्हाट इज एटम से। देखिए, जैसे कि हमने पार्ट 1 वीडियो में समझा था कि मैटर क्या होता है और एटम को भी थोड़ा बहुत जाना था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझा था, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी को समझा था। तो ये सब वीडियो में हमने अपने पहली वाली वीडियो में अपनी कवर किया था। तो अब हम एटम के बारे में समझेंगे कि एटम क्या चीज होती है, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स। तो ये सब अब बचा है हमारा इस चैप्टर में। तो ये सब चीजें अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, व्हाट इज एटम। एटम क्या होता है, मैंने आपको बताया था जैसे कि मैटर हमारा क्या चीज होती है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और अपना खुद का मास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और एटम हमारा क्या होता है, कई सारे एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। एटम क्या चीज होती है हमारी, कई सारे एटम्स मिलकर के मैटर बनाते हैं। तो मैटर को जब हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलता है वो हमें मिलता है हमारा एटम। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसे समझें, तो जैसे कि आपके रूम में जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो किसकी बनी है, वो ब्रिक्स की बनी है, छोटी छोटी ईंटों से बनी है। ब्रिक्स क्या हुआ, एक छोटा पार्टिकल हुआ जिससे आपकी पूरी वॉल, और वॉल के बाद फिर आपका रूम, और रूम के बाद आपकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसी प्रकार एटम हमारा मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे हमारा मैटर बना हुआ होता है। अब छोटा पार्टिकल होता है तो कितना छोटा होता है, सर ये बताइए कितना छोटा होता है एटम। एटम हमारा बहुत ज्यादा छोटा होता है। देखिए, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम इतना छोटा होता है कि हम उसे इमेजिन, जितना आप छोटा पार्टिकल को इमेजिन कर सकते हैं ना, उससे भी ज्यादा छोटा होता है एटम। जैसे कि हमने अपनी बायो के चैप्टर में पढ़ा था, सेल का होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से, छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी होती है। अब आप सेल को तो देख नहीं पाते हैं क्योंकि छोटा बहुत होता है। अब एक सेल के अंदर भी जो एटम होते हैं ना, वो लाखों एटम्स, लैक्स में और मिलियंस में एटम्स होते हैं। तो अब आप लगा लीजिए, एटम को हम देख तो आंखों से सकते ही नहीं। और दूसरी बात, सेल जब इतना छोटा है तो एटम कितना छोटा होता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। देखिए, एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मैं मानता हूं सब जानते होंगे। जो हमारा सर्किल होता है, सर्किल की ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और जब हम इसे डबल कर देते हैं, मतलब 2r, रेडियस को जब हम डबल कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, डायमीटर मिलती है। ये हमारी पूरी लाइन ये डायमीटर होती है। तो रेडियस एटम की कितनी होती है, 1/10 की पावर 9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में नापते हैं, इतनी छोटी होती है कि हम उसे नैनोमीटर्स में नापते हैं। तो ये कुछ रेडियस के साइज दे रखे हैं अलग अलग एटम्स के, जैसे कि हमारा 10 की पावर -10 होती है हाइड्रोजन की, उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे रखा है। तो ये कुछ रेडियस की साइज दे रखे हैं। अब देखिए, एटम जब इतना छोटा होता है तो हमें इसको समझने की क्या जरूरत है, बिना वास्ते में हम इसे समझना ही क्यों चाहते हैं। जब इतनी छोटी चीज है जिसे हम देख भी नहीं सकते, तो उसे समझ करके क्या करेंगे। लेकिन एटम को हम इसलिए समझते हैं क्योंकि एटम जो है ना, हमारी हर चीज पर इफेक्ट डालता है। हर चीज जो बनी हुई होती है वो हमारी एटम से मिलकर बनी हुई होती है, एटम की बनी होती है। इस वजह से एटम को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एटम को जब हम स्टडी करते हैं तो इनके कुछ सिंबल्स होंगे, क्योंकि इतने सारे एटम होते हैं
तो उन्हें अलग अलग हम समझेंगे कैसे कि ये कौन सा एटम है, ये कौन सा एटम है, याद कैसे रखेंगे। तो जैसे कि हम एक दूसरे के नाम रखते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो है, उसी प्रकार हमने एटम्स की नेमिंग और सिंबल्स करते हैं जिसकी वजह से हम एटम को पहचान सकें। तो देखिए डेल्टन है ना, डेल्टन जिन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, डेल्टन हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स का यूज किया था, एलिमेंट्स को क्या दिया था, सिंबल्स दिया था। जैसे कि आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि डेल्टन जी के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल है। तो देखिए हाइड्रोजन को इस तरीके से उन्होंने सिंबल दिया, ये कार्बन का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस, सल्फर, तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। लेकिन जो बर्जीलियस थे, एक हमारे अन्य पर्सन थे बर्जीलियस, उन्होंने क्या कहा कि ऐसे अगर हम नेमिंग करेंगे ना और ऐसे सिंबल देंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उन्हें याद करना। तो उन्होंने एक थोड़ा अच्छा तरीका निकाला कि सिंबल्स जो है ना, हम एलिमेंट्स को हम सिंबल इस प्रकार देंगे कि जो उनके लेटर्स हैं, फर्स्ट और 1 और 2 लेटर जो है ना उनके नाम के, उसे यूज करेंगे हम किसी भी एलिमेंट को सिंबल देने में। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही। देखिए अब आगे देखते हैं हमारा। तो देखिए शुरुआत में क्या होता था, हमारे जहां भी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की खोज होती थी ना, तो जहां पर वो खोजा जाता था उसी नाम के बेस पर उसका नाम रख दिया जाता था। जहां भी वो पहली बार मिलता था, खोजा जाता था, उसी एरिया के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे कि कॉपर हमारा वर्ड कहां से लिया गया, साइप्रस से लिया गया। और साथ ही साथ कई बार नेमिंग कर दी जाती थी उनके कलर्स पर। तो जैसे कि हमारा गोल्ड हमारा येलो कलर का दिखने में होता था, तो इसका नाम क्या रख दिया, हमारा गोल्ड रख दिया। लेकिन ये जुगाड़ कब तक चलता, तो इसके लिए अब जो टेक्निक निकाली गई साइंटिस्टों के द्वारा, वो निकाली गई आईयूपीएसी की। एक आईयूपीएसी हमारी इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए क्योंकि कई बार कई सारे एग्जाम्स में आईयूपीएसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो ये क्या काम करती थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर कई सारे इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे। उनका काम क्या था, किसी भी एलिमेंट को सिंबल देना और उसकी यूनिट को बताना। तो मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1-2 लेटर्स। तो इसके द्वारा क्या कहा गया कि कई सारे जो एलिमेंट है ना, उनको क्या ऐसा नेमिंग दी गई, उनकी उसके फर्स्ट 2 लेटर या फिर उसका फर्स्ट लेटर लिया गया और उस हिसाब से उनकी नेमिंग करी गई। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, देखिए हाइड्रोजन, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा कैपिटल एस से। तो इसका फर्स्ट वर्ड हमने लिया। एल्युमिनियम का सेकंड उन्होंने क्या कहा कि सिंबल को कैपिटल लेटर से लिखेंगे। फर्स्ट जो लेटर होगा उसका, उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे और सेकंड जो लेटर होगा उसको हम लिखेंगे स्मॉल लेटर से। तो सेकंड एग्जांपल इसका देखिए एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैपिटल और एल स्मॉल। तो ये हमारा फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल हो गया। ऐसी कोबाल्ट को हम देखिए, ये तरीका गलत है, सी ओ को हम सी और कैपिटल ओ नहीं लिख सकते, हम क्या लिखते हैं, सी और स्मॉल ओ। तो ये हमारा कोबाल्ट है। तो ये इन्होंने तरीका निकाला किसी भी एलिमेंट को सिंबल देने का। अब देखिए कई बार क्या होता है, सिंबल ऑफ सब एलिमेंट आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। कई बार क्या होता है, फर्स्ट लेटर के साथ साथ जो उसका लेटर है, आगे के लेटर है, वो भी कई बार यूज कर लिए जाते हैं नेमिंग करने में या सिंबल देने में। जैसे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन में देखिए पहला वर्ड सी है और सेकंड एच है, तो हम इसे सी एच से डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसे करते हैं सी एल से। एल हमारा बाद में है, तो ये भी तरीका यूज करा जाता है। जिंक में भी देखिए सेम यही केस है, जिंक का जेड आया पहला वर्ड और आई नहीं आया, यहाँ पे आया एन, तो ये हमारा जिंक हो गया। ऐसे ही अगर हम आगे समझें तो देखिए अदर सिंबल, कुछ सिंबल ऐसे भी हैं जो लैटिन वर्ड का यूज करते हुए हम जर्मन और ग्रीक से ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में द सिंबल ऑफ आयरन, आयरन को हम ना तो हमने फर्स्ट लेटर लिया इसका आई, ना लिया हमने आर, ना लिया हमने ओ, हमने क्या लिया इसका अलग ही लिया हमने एफ ई, जो कि एक लैटिन वर्ड है। तो कई बार इस प्रकार से भी नेमिंग होती है। सेम हमारा सोडियम, जिसे हम Na से डिनोट करते हैं, जो एक लैटिन वर्ड है, नेटेरियम से निकला है, तो Na से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि हमारा कैलियम से निकला है, जो कि हमारा एक लैटिन वर्ड है। तो कई बार ये भी एक यूनिक तरीका है जिससे एलिमेंट को हम सिंबल देते हैं।
तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं जो आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। इन्हें तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जब तक आपके जीवन में केमिस्ट्री रहेगी ये सिंबल आपको मदद करते रहेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से एक बार रटना है, मतलब बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जबकि जो हमारे डेल्टन के द्वारा कुछ सिंबल दिए थे ना, ये आप छोड़ सकते हैं, बस इन्हें एक बार नजर मार सकते हैं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करा है, और आर्गन को Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, Br, कॉपर Cu, नाइट्रोजन का N। तो ये आप बहुत अच्छे से इन्हें देख लीजिए एक बार। देखिए इसके बाद हम समझते हैं हमारा एटॉमिक मास। तो देखिए एटम समझने के बाद अब हम समझेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि देखिए जब हमने एटम को समझा तो किसी भी चीज का, जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है उसका कुछ मास भी होगा। तो एटम का मास को ही अब हम समझेंगे। तो देखिए एटॉमिक थ्योरी जो कि डेल्टन जी ने हमारी दी थी, उन्होंने उसमें बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई थी जो थी हमारी एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास की जब हम बात करें तो एटॉमिक मास देखिए निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे जो एटम्स होते हैं ना वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और सेकंड बात, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनका मास निकाल नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला गया जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या होता है? हम जब एक एटम का मास नहीं निकाल सकते तो हम इस डिफिकल्ट टास्क को सॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला गया जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मतलब क्या होता है? किसी कंपेयर में, कंपेयर टू, तो किसी के कंपेयर में हम कंपेयर करके मास निकाल लेते हैं, तो इसी वजह से इसे बोलते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, हमारा ये दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कंपाउंड का, कार्बन मोनोऑक्साइड। कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड होते हैं जो अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं, वो हमारे कंपाउंड होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारा कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एटम्स और एलिमेंट मिले हुए हैं, इस वजह से हम इसे बोलते हैं कंपाउंड। तो कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन, 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है, 3 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो कि 4 ग्राम होता है, टू फॉर्म अ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो 7 होती है, बनता है, जो कि हमारा बनता है 7। तो ये चीज क्या देखेगी? इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, कार्बन कंबाइन विथ 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन हमारा कंबाइन करता है ऑक्सीजन के 4/3 टाइम्स मास से। मतलब देखिए कार्बन हमारा इसमें क्या होता है? 3 ग्राम, ऑक्सीजन हमारा होता है 4 ग्राम, ठीक है, और ये मिलके बनता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड 7 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम इसकी जो यूनिट निकालते हैं ना, वो एटॉमिक मास यूनिट निकाल देते हैं पहले, AMU जिसे हम बोलते हैं। लेकिन IUPAC के रिकमेंडेशंस के अनुसार अब इसे AMU हम हटा देते हैं, AMU को अब नहीं लिखते हैं, इसे हम सिर्फ डिनोट करते हैं U से, यूनिफाइड मास। तो अब हम 1U को कैलकुलेट करते हैं। 1U हमारा क्या होता है? तो रिलेटिव जब हम सब समझना है तो हम किसी के रिलेटिव ही निकालेंगे। तो देखिए 1U का मतलब 1U एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो हम जो रिलेटिव मास लेते हैं ना, किस एलिमेंट का लेते हैं? हम लेते हैं 1 कार्बन एटम का। असाइन टू कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1U। तो कार्बन का हम एटॉमिक मास कितना ले लेते हैं? 1U ले लेते हैं, एक कार्बन एटम का। एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33U। तो एटॉमिक मास किसका आ जाता है? फिर हमारा ऑक्सीजन का आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया 4/3। तो देखिए जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा? डिवाइड करिए आप, 4 यहाँ पर लिखिए और 3 यहाँ पर के, ये 1 निकाला, माइनस किया तो 1.33, डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो 1.33 आ गया। तो मैंने यही बताया था, ऑक्सीजन का मास कितना आया यहाँ पर के? 1.33U। तो ये रिलेटिव निकाला किसके? हमने कार्बन के। तो हम किसी भी एलिमेंट का मास हम निकालते हैं तो रिलेटिव निकालते हैं कार्बन के, इसलिए इसे बोलते हैं हम रिलेटिव मास। तो देखिए हम निकालते हैं किसके? निकालते हैं कार्बन के रिलेटिव मास। लेकिन पहले हम क्या काम करते थे, ये जो हमारा मास हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो किसके रिलेटिव करते थे? वो पहले हम ऑक्सीजन के रिलेटिव करते थे। क्यों करते थे हम ऐसा? क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी,
क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना वो ज्यादातर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर देता है, ज्यादा एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बना लेता है। इस वजह से हम ऑक्सीजन को लिया करते थे और इसका हम क्या लिया करते थे, एटॉमिक मास 1/16 ये लिया करते थे, क्योंकि ये ज्यादातर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। और सेकंड इसकी बात क्या थी, जो नंबर मिलता था ना हमें होल नंबर मिल जाता था, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 डेसिमल में नहीं मिलता था, होल नंबर मिल जाता था, जिसकी वजह से हमारी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन 1961 में क्या काम किया, ऑक्सीजन के बजाय हमने कार्बन 12 आइसोटोप को रिलेटिव मास की तरह यूज करना चालू कर दिया। तो अब कार्बन 12 आइसोटोप को हम यूज करते हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए किसी भी एटम का। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो अब हम क्या लेते हैं, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये हम लेते हैं अब एटम का मास निकालने के लिए। तो देखिए, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए, इसे और सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं ना तो देखिए यहां पर समझिए, रिलेटिव का अगर आपको अब भी समझ में केस नहीं आया हो तो यहां पर देखिए हम कभी भी मार्केट जाते हैं तो सेलर से जब हम फ्रूट खरीदते हैं तो क्या होता है, वो वेट करके देता है आपको। जब वो वेट मेजर करता है तो वो किसी चीज से वेट मेजर करता है, उसके पास वेट होता है, 1 kg का वेट होता है, 2 kg का वेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें वो वेट कर करके देता है किसी भी चीज का। तो इस सेम वे में हमने क्या काम किया, जब हमें कुछ नहीं पता था कि हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे किसी भी एटम का, तो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की जिसके वजह से हम रिलेटिव वेट निकालते हैं। जैसे कि एक वाटरमेलन का एग्जाम्पल दे रखा है, इसके हमने कई सारे पीसेस में 12 पीसेस में मान लीजिए हमने इसे कट कर लिया। अब 1 पीस को हमने निकाला और उससे मेजर हम किसी भी एटम के मास को कर लेते हैं। तो किसी भी एटम को हम कार्बन के एटम से कंपेयर कर करके कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि फ्रूट सेलर करते हैं। तो इससे मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, बार बार मैं कार्बन 12 क्यों कह रहा हूं, देखिए क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं कई सारे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। देखिए, ये बातें अभी आपको नहीं समझनी है, ये हम आगे सब पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में देखेंगे इन चीज़ों को। लेकिन कार्बन 12, 13 और 14, तो हम इसमें ये कार्बन 12 लेते हैं, जिसके अंदर हमारा प्रोटॉन कितने होते हैं हमारे, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन 6 होते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 12। तो ये हम कार्बन 12 लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, कुछ एटॉमिक मास दे रखे हैं जिसे टेबल्स के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन का देखिए एटॉमिक मास 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। तो ये भी आपको याद करने हैं, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और कई जगह यूज़ होती हैं। तो इस वजह से एटॉमिक मास है, और इससे पहले जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद कर लेनी है। अब देखिए, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, हमारा एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, ये समझने से पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं। देखिए, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट जो अभी तक हमें पता है वो प्रेजेंट है। देखिए, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ये सब डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो देखिए, अब इसके बाद हम हाउ डू एटम एग्जिस्ट ये हम समझेंगे, लेकिन ये हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।